दोस्तों, हाल ही में हम सभी ने एक वीडियो देखा जिसमें लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दलजीत दोसांझ को एक हैंड साइन करते हुए देखा गया। इस साइन से उन्हें इल्यूमिनाती से जोड़ा गया और ऐसे कई और सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें बार-बार इल्यूमिनाती से जोड़ा गया है। तो आखिर ये इल्यूमिनाती है क्या? ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है क्या? अब तक हमने काफ़ी कंट्रोवर्सीज सुन ली। When we hear about Illuminati, it seems something secretive और demonic। अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में इल्यूमिनाती है, वैसे हमारे इंडिया में भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहूँ कि ये जो इल्यूमिनाती का कॉन्सेप्ट है वो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही गया है, अन्य कॉन्सेप्ट्स की तरह। तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब मौर्य और कलिंग एम्पायर के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध से हम समझ सकते हैं कि वहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कलिंगा वॉर के आफ्टर मैथ इतने ज़्यादा खराब थे कि उसे देखकर अशोका ने बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उसी वक्त से उन्होंने वॉर को त्याग दिया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में आज भी बहुत सी बातें राज हैं। यहाँ से शुरुआत होती है एक सीक्रेटिव सोसाइटी की जिसे अशोका की सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है और जिसे अशोका ने स्वयं बनाया था, जिसे हम इंडिया का इल्यूमिनाती भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहां महान योद्धाओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे मैजिक, स्पिरिचुअलिटी इज गिवन अ डिफरेंट प्लेस। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब यूनिवर्सिटीज़ जैसे तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बाहर से जो स्कॉलर्स इंडिया में पढ़ना चाहते थे इन यूनिवर्सिटीज़ में, उनको संस्कृत का एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ता था। उसके बाद ही उनका यहाँ पे एडमिशन होता था। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का क्या लेवल था और कौन कौन इंडिया में पढ़ना चाहता था। ऐसे ही देश में से 9 स्कॉलर्स को चूज किया गया। इल्यूमिनाती जैसा कॉन्सेप्ट तो बहुत बार हम सभी लोगों ने सुना है, बट 9 अननोन मेन का कॉन्सेप्ट आज हम पहली बार सुनने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे भारत से रिलेटेड है। और ये केवल इंडिया की ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज में से एक है। अशोका ने इन 9 लोगों को चुना और इसके बाद इन्हें अलॉट की गई इनके रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्टडी, जहां पर इनको अपने नीश नॉलेज को प्रिजर्व करना था, रिवाइज करना था और उसे अपडेट करना था। लेकिन अब आता है इस कहानी में एक ट्विस्ट, और वो है इन्हें ये सारे काम सीक्रेटली करने थे, बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। They used to act like monks, promoting the idea of Buddhism. During this day, they did the research and collected the information. तो आप सोच सकते हैं कि वो 9 सीक्रेटिव लोग हम लोगों में से ही एक थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि क्या ये उनमें से एक है, क्या ये उनमें से एक है, या ये उनमें से एक है। वो कोई भी हो सकते थे। उन्हें कहा गया कि अगर इस कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या वे रिटायर हो जाते हैं तो उनकी रिसर्च को उनके सक्सेसर आगे बढ़ाएंगे। एक कंडीशन ऐसी भी दी गई थी कि एक टाइम पे इस सोसाइटी में केवल 9 ही लोग हो सकते हैं, ना 9 से ज्यादा ना 9 से कम। आप सभी लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये सीक्रेटिव 9 लोग कहीं पर भी हो सकते थे इंडिया में। जरूरी नहीं वह सेम स्टेट या सेम सिटी में हो, बल्कि कहीं भी हो सकते थे। अब कई लोग इसमें सोचेंगे कि 9 ही लोग क्यों? कई लोग बोलेंगे 10 भी तो ले सकते थे, 8 भी तो ले सकते थे, तो 9 ही लोग क्यों लिए? रिसर्चर्स का कहना है कि नंबर 9 हैज दिस स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर हिंदू माइथोलॉजी।
जैसे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में नवग्रहों का होना और हमारे फेस्टिवल्स में नवरात्रों का सेलिब्रेट करना, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से 9 स्कॉलर्स को 9 फील्ड्स में ही काम करने के लिए कहा गया, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे कई और सब्जेक्ट्स थे जिनका ऑब्जेक्टिव था दैट टू प्रोटेक्ट देयर स्टडी एट एनी कॉस्ट एंड टू इंश्योर दैट कि कोई भी आइडिया और नॉलेज किसी भी गलत हाथों में ना पड़े। ऐसा भी माना जाता है when the time will be right, India will be ready to change and become progressive, इन स्टडीज को रिवील किया जाएगा and when the system will not be on track, इन स्टडीज की मदद से ही बैलेंस लाया जाएगा। 1923 में ये सोसाइटी सीक्रेटिव थी, बट अब बात करते हैं उस टाइम की जब इस सोसाइटी की भनक लग गई थी एक ऑथर को जिसका नाम था टैलबर्ट मंडी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन मेन। उस बुक में इन्होंने 9 स्कॉलर्स के बारे में लिखा और कहा कि इन्हें उनके बारे में तब पता चला व्हेन ही वाज सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी। ये बात बहुत स्ट्रेंज नहीं है कि इंडिया में किसी को भी इस सोसाइटी की कोई भनक नहीं थी, लेकिन ये बात पता भी तो चली किसे? एक आउटसाइडर को। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, वाज दिस सोसाइटी अ मिथ और अ फैक्ट? टैलबर्ट मंडी अपनी रिसर्च का सारा क्रेडिट अशोका को देते हैं। उनके हिसाब से अशोका ने कई सारी सब्जेक्ट्स में ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी थी, विच इज नॉट अ सिंगल मैन्स जॉब। 9 अननोन मेन का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से लिंक्ड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो आई थिंक बहुत ही एक लेसन नोन फैक्ट है। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि बाहर की कंट्रीज क्लेम करती हैं कि उन्होंने बनाया है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक ब्रॉन्ज डॉल की, जो बेसिकली एक ऐसी डॉल थी जो कि बाइनरी नंबर्स को यूज करके बनाई गई थी, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वह उसका आंसर देगी। दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वॉज डन इन इंडिया। यस, लुइस पॉवर्ट्स एंड जैक बर्गिस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द 9 मॉर्निंग मैजिशियंस, जिसके अंदर उन्होंने स्टोरी बताकर ये क्लेम किया कि कैसे पोप सिल्वेस्टर II इन 9 लोगों से मिल चुके हैं, और उनके मिलने के बाद जब वह वापस आए तो उनके पास बहुत ही वियर्ड गैजेट्स थे। उन्हीं गैजेट्स में से एक थी द ब्रॉन्ज डॉल। ये एक ऐसी डॉल थी जब हम उससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो वह उसका आंसर हाँ या ना में देती थी, और जब उन्होंने सोचा कि वह इसके बारे में सबको बताएंगे, ही डाइड अ मिस्टीरियस डेथ। जिसके बाद एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें क्लियर यूज बताते हैं बाइनरी नंबर्स का, जिसकी मदद से इस डॉल को बनाया गया था। थ्योरी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कुछ टाइम बाद एक स्विस फिजिशियन अलेक्जेंडर की कहानी बाहर आई व्हेन ही वाज इन इंडिया और कॉलेरा अपनी पीक पे था। दैट टाइम ही मेट वन ऑफ द 9 स्कॉलर्स और उन्होंने उन्हें सिखाया कि वैक्सीनेशन आखिरकार बनानी कैसे है। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट लाइक जगदीश बोस was one of the strong believers of this society and he was also a member. Now the main question is, अगर इंडिया में सच में ऐसी कोई सीक्रेटिव सोसाइटी थी तो उन्होंने कभी भी डेथ एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स और ना जाने कितने सारे लोगों, कितनी सारी चीज़ों से इंडिया को कभी क्यों नहीं बचाया? क्या उनको सिर्फ एक काम दिया था, उनकी अपनी स्टडी को बचाना और उनको पब्लिक के सामने नहीं आने देना? सिर्फ केवल यही उनका काम था? क्या आज भी उनके सक्सेसर्स हमारे बीच में हैं? एंड आर यू वन ऑफ देम? आई डोंट थिंक सो। इसका जवाब हमें कभी भी मिलेगा। एट द एंड हमें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस सीक्रेटिव सोसाइटी में इंडिया में कौन कौन एग्जिस्ट करता था, करता है या आगे भी करेगा। Let me know your favorite conspiracy theory in the comment section. This is Vedant Parashar signing off. Thank you so much. Hare Krishna.